शब्द देखिए क्या होता है। अभी तक जो हम लोगों ने पिछली क्लास पढ़ी है उसमें हम लोगों ने क्या जाना, शब्द क्या होता है। जो हमारा ये चैप्टर है इसका नाम पहले लिख देते हैं, इसका नाम है शब्द विचार। ठीक, इसका नाम क्या है, शब्द विचार। इस पाठ के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए कुछ चीजों को हम नोट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। पहला हमने पढ़ी शब्द की परिभाषा। ठीक, परिभाषा में हमने क्या जाना, क्या जाना परिभाषा में कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एकदम इजी परिभाषा, एकदम सरल परिभाषा। क्या, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्ण ऐसे मिले उनका कुछ अर्थ निकले, उसी को शब्द कहते हैं। एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजिंग वाली कोई बात नहीं, सीधी सीधी परिभाषा दीजिए आप। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आपसे उदाहरण मांगा जाए, अपना नाम लिख दीजिए। जैसे न कुछ लिखिए, न कुछ मिले बेटा, कमल का फूल, कमल लिख दीजिए। लीजिए ये एक शब्द है। आपसे पूछा जाए ये कमल शब्द कैसे बना, तुरंत परिभाषा पर जाइए। क्या, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तोड़ दीजिए, लीजिए, एक वर्ण क हो गया, दूसरा वर्ण म हो गया, तीसरा वर्ण ल हो गया। परिभाषा क्या कहती है कि इसी के सार्थक समूह को मिला दीजिए, 1 2 3, तीनों मिलकर क्या बने, कमल। कमल का मतलब क्या होता है, फूल। क्लियर, किसी को कोई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये परिभाषा हम इसलिए रिमाइंड करा दी कि तुम लोग भूल गए होंगे ना पिछली क्लास पढ़ के। दूसरा क्या था, अब वर्णों की, शब्दों का वर्गीकरण कैसे होगा, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को बांटा कैसे जाए, कि कौन कैसे होगा। वर्गीकरण के लिए आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था लगभग 5 प्रकार। पहला था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक, दूसरा था क्या, रचना के आधार पे या रचना के आधार पर। ठीक, तीसरा था बेटा अर्थ के आधार पर। वेरी गुड, यस, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। रचना के आधार पर, हाँ। अगला है प्रयोग के आधार पे, और उसके बाद व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, हाँ, प्रयोग के आधार पर। अगला है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। समझते चलेंगे, चीजें आती चलेंगी, परेशान होने की कोई बात नहीं। जहां दिक्कत परेशानी हो उसके लिए हम खड़े हैं। ओके, ये इस चीज को यहां तक हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। इसके बाद इसमें भी हम लोग आगे बढ़ चुके थे, हमारी गाड़ी कुछ आगे चल चुकी थी। शुरुआत हम लोग कर चुके थे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। बोलिए, उत्पत्ति या स्रोत, उत्पत्ति या जब स्रोत के आधार की बात आती है तो इसमें हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। बेटा कोई बात नहीं करेगा, माइक अपना म्यूट कर लीजिए, राजा बाबू की तरह, अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, इसमें हमने बताया था आपको पहला कौन सा था, तत्सम। बोलिए, दूसरा इसमें था तद्भव। ठीक, तीसरा इसमें था देशज, और चौथा इसमें था विदेशी। यहां तक हम लोग की गाड़ी आ चुकी थी। इन सब के बाद जो हमारी अगली गाड़ी आई थी वो हमने तत्सम भी पढ़ लिया था कि संस्कृत से आए थे। इसमें क्या था कि संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग करेंगे। देखिए हम 60 का बता रहे हैं। ठीक, और तद्भव में क्या था, संस्कृत से शब्द आएंगे, संस्कृत भाषा से शब्द आएंगे, ये शब्द हिंदी में बस उनका रूप बदल जाएगा। यहां तक हो गया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर।
वेरी गुड। अगर नई दिक्कत है तो बहुत अच्छी। अरे ठीक है, बात नहीं, तुम लोग क्यों अपना माइक ऑन किए हो। इसके बाद हम चलते हैं देशज शब्दों पर। हम बात करेंगे देशज शब्द क्या होते हैं। देखो इसका नाम ही है देशज, ठीक है। पहले लिख तो ले, हम जब पहले लिख लेते हैं। इसका नाम है देशज। देखिए आपको एक उदाहरण बहुत बढ़िया बता रहे हैं। आप लोग कमल जानते हैं, कमल का फूल देखे हैं या कमल के फूल का नाम सुने हैं? तो बस ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। कमल का एक पर्यायवाची होता है जलज, याद है? जलज याद होता है? जलज होता है, नहीं जलज। अब देखिए जलज माने होता है, जल माने पानी और ज माने जन्म लेने वाला, माने पानी में जन्म लेने वाला, ठीक। बेटा सब लोग अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, सब लोग अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। चलिए, तो ये हम जलज पे बात कर रहे थे। तो इसका मतलब होता है कि जल में जन्म लेने वाला। तो इसी तरह का शब्द ध्यान से देखिए, देशज है। इस शब्द की तुलना इस शब्द से करिए तो देशज माने देश में जन्म लेने वाला। अगर इसका आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो होगा कि देश में जन्म लेने वाला। केवल मैं शाब्दिक अर्थ की बात कर रहा हूं, किसी दूसरे शब्द से तुलना की बात नहीं कर रहा हूं। कंपेयर मत करिएगा, बस शाब्दिक अर्थ देखिए, देश में जन्म लेने वाला, इसका शाब्दिक अर्थ होगा। ये अपनी सुविधा के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक। ठीक है। अब देखिए देशज शब्द, इसको मिटा दें। यस सर। ठीक, देखिए देशज शब्द क्या होता है। कभी कभी हम ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो हमको परिस्थितिवश बोलना पड़ता है। जैसे जिसका कोई साहित्य में जिस शब्द का जल्दी उपयोग नहीं होता है, लेकिन परिस्थितिवश हमको बोलना पड़ता है, ठीक। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव से प्रभावित हो, मतलब विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को देशज कहते हैं, ठीक। नोट करिए, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से परिस्थितिवश एवं आवश्यकता अनुसार निर्मित होकर प्रचलित हो जाते हैं। वे शब्द जो परिस्थितिवश, जो क्षेत्रीय प्रभाव से, क्षेत्रीय प्रभाव से, क्षेत्रीय प्रभाव मतलब समझते हैं लोकल एरियाज, जहां जैसे अब हम यहां पे हैं, अब कोई ऐसा शब्द हो जो यहीं बोला जाता हो, उसी को देशज कहते हैं, समझ गए? बोलो। यस सर। परिस्थितिवश एवं आवश्यकता अनुसार निर्मित होकर प्रचलित हो गए हैं। आवश्यकता अनुसार निर्मित होकर प्रचलित हो गए हैं। इसको नोट करिए, जो हम लिख रहे हैं बेटा, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। क्या बेटा?
हाँ बेटा क्या कह रहे हो? बेटा क्या कहिए और कहे हो, जरा हम भी सुने, नोट करिए इसको। सर वो बोल रहा था कि टेक्स्ट बुक में भी लिखा है। टेक्स्ट बुक में इसलिए लिखा है क्योंकि यही इसकी परिभाषा ही है। जो देश, अब देखो टेक्स्ट बुक में तो ये नहीं लिखा कि देश में जन्म लेने वाला, ये तो नहीं लिखा था ना। फिर मैंने उसको समझा के तब ये परिभाषा दी है, ताकि आप इस परिभाषा में कंफ्यूज मत होइए, आपको कोई शंका न रहे कि इस परिभाषा में उसमें अंतर है। देखो वहां लिखा कि देश में जन्म लेने वाला, ठीक। अब वो देश क्षेत्र कुछ भी हो सकता है। यहाँ क्या लिखा है कि वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार निर्मित होकर प्रचलित हो गए। जैसे डिब्बा, एक बड़ा शब्द है डिब्बा, अब इसको हम लोग छोटा डिब्बा को देख के डिबिया बोल देते हैं। अगर बड़ा सा बॉक्स है, अगर मान लो ये बड़ा बॉक्स है, ठीक, अब इसका एक छोटा बॉक्स हमको मिल गया तो इसको हम क्या कहेंगे? डिबिया बोल देंगे। समझ रहे हैं? यही देशज शब्द है। जूता, जूता देशज शब्द है। हर अन्य जगहों के लिए चप्पल, स्लीपर के लिए लोग पनही यूज करते हैं, याद है? अगर आप गांव में चले जाइए तो जो स्लीपर हम लोग पैर में पहनते हैं उसके लिए पनही शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पनही क्या है? देशज शब्द है, ये कोई साहित्यिक शब्द नहीं है, ठीक। साहित्यिक शब्द उसके लिए क्या है? चरण पादुका। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अब समझ गए? अब देखिए विदेशी शब्द, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विदेशी शब्द, प्रश्न यहीं से अधिक बनते हैं। विदेशी शब्द, इसको ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। अच्छा तुम लोग एक बात का जवाब दो हमको, एक लोग बताना। चलो हम शुरू करते हैं गर्विका से। गर्विका, आर यू रेडी? अच्छा ये बताइए कि भारत आजाद कब हुआ? 1947। तुम कौन बोला है? कौन बोला है? इसके पहले कौन बोला है? सर ओम सिंह ने बोला। भारत हमारा आजाद हुआ 1947, ठीक। अच्छा ये बताइए 1947 के पहले भारत में कौन कौन शासन किए हैं? मुगल, बोलिए, फिर डच, मुगल के बाद डच के बाद अंग्रेज, यही अंग्रेज या ब्रिटिश कह सकते हैं, इन्हीं को अंग्रेज या ब्रिटिश कह सकते हैं। ओहो, इन्हीं को ब्रिटिश कह सकते हैं। चलिए चलिए ठीक है, अब शांत रहिए। अच्छा मुगलों की भाषा उर्दू रही होगी? डचों की भाषा फ्रेंच, डचों की भाषा फ्रेंच रही होगी, क्या रही होगी? डच कौन सी भाषा बोलते थे? डच हालैंड के थे, इनकी भाषा का ठीक ठीक हमको भी ज्ञान नहीं है। नहीं फ्रेंच नहीं, फ्रेंच नहीं, गलत नहीं। उसके बाद ब्रिटिश अंग्रेजी बोलते थे। अच्छा ठीक। अच्छा बताओ उर्दू में पानी को क्या कहते हैं? अगर पानी शब्द को उर्दू में करना हो तो क्या बोलोगे? ऐसी पानी को अंग्रेजी में बोलना है तो क्या कहेंगे? यहाँ तो आपको आसानी से पता है कि वाटर कह लेंगे। उर्दू में क्या कहेंगे? आब। नोट कर लीजिए, आब, पानी को आब कहते हैं, इसको नोट करिए। आब, 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 ब, ये इनको
देखो हम ये सही नहीं लिख रहा है ना, थोड़ा सा इसका कोलैबोरेशन है, एक बार सही लिख रहे हैं तो घबराओ मत। आ ये ब, अब दिख रहा है सही? ठीक। ठीक है, अब देखिए ये आप शब्द हमारे यहाँ तो संस्कृत या हिंदी चलती थी इसके पहले। अगर आप देखिए तो इसके पहले हमारे यहाँ हिंदी संस्कृत चल रही थी, तो हम लोग जल का प्रयोग करते थे, पानी का प्रयोग करते थे, इन सब शब्दों का प्रयोग करते थे। बोलिए। तो जब ये लोग हमारे देश में नहीं आए थे, पानी का ज्यादा प्रयोग नहीं करते थे, जल का प्रयोग ज्यादा करते थे। हाँ, तो जब ये लोग आए तो इन लोगों ने शब्दों को अपने भाषा में बदलना शुरू किया। ये आप मांगते थे अपने नौकरों से और ये मांगते थे वाटर। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि पानी को वाटर कहते हैं और जल को आब कहते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ पिता शब्द था। पिता शब्द बदला कैसे? हमारे यहाँ संस्कृत में पितृ होता है, ठीक, हिंदी में पिता होता है, फ्रेंच में पितर होता है और अंग्रेजी में फादर होता है। समझ गए? ये शब्दों का बदलाव है, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे शब्द जो विदेशों से हमारे देश में आए हैं और उनका प्रयोग हम बहुतायत अपनी भाषा में करते हैं, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। बोलिए। परिभाषा लिख लेंगे? अच्छा, ये विदेशी शब्द इन्हीं के साथ आए हैं, मुगल के साथ, जो भारत में विभिन्न तुर्किस्तान से लोग आए, चाइना, मतलब जहां जहां से लोग आए हैं, अपने अपने साथ अपनी अपनी भाषाएं, अपनी अपनी संस्कृतियां लाए। और वो संस्कृतियां, हम लोग कहते हैं ना कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, लोग कहते हैं ना आमतौर पर ये भाषा। बताइए, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। तो ये जो शब्द है बेटा, ये जो विदेशी भाषा के शब्द से, हॉस्पिटल हमारे यहाँ चलता था, जैसे ये शब्द है मान लीजिए अंग्रेजी का हॉस्पिटल, समझिए ये तो अंग्रेजी का शब्द है, हम प्रयोग क्या करते थे? ठीक, समझ गए? बोलिए। तो यही तो अगर इसकी परिभाषा आपको लिखनी होगी तो लिख देना कि ऐसे शब्द जो विदेशों से हमारे यहाँ आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। लेकिन केवल लिख देने मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको ये याद रखना होगा कि कौन सा शब्द किस देश से आया है। जैसे पुर्तगाल से क्या आया है? वास्को डी गामा का नाम सुने हैं? 1498 में भारत आया था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाली था ना? वास्को डी गामा तो पुर्तगाली था, वास्को डी गामा पुर्तगाली था ना? जैसे आप यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो क्या भोजपुरी या हिंदी बोलते हैं या अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं? नो सर। कोई ऑफिशियल ऐसे लैंग्वेज बोलते होंगे जो ऑफिशियल होती होगी। तो पुर्तगाल ये था, पुर्तगाली भाषा के शब्द जो वास्को डी गामा के साथ आए होंगे, अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा के शब्द आए होंगे। बोलिए। और मुगलों के साथ उर्दू भाषा के शब्द आए होंगे। बोलिए। अगर कोई वेनसांग फाहियान का नाम सुने हैं? वेनसांग एक चीनी यात्री था, नाम सुने हैं? वेनसांग। जब वेनसांग आया होगा
चीन से, तो अपने साथ चीनी भाषा लेके आया होगा। बोलिए ये लोग। तो विदेशी भाषा हमारा पढ़ाने का यही मतलब था, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। लेकिन यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, देखिए प्रश्न ये नहीं बनता कि विदेशी भाषा किसे कहते हैं, प्रश्न ये बनता है कि ये शब्द किस विदेशी भाषा किस भाषा से लिए गए हैं। जैसे आपने पूछेगा लालटेन, लालटेन के नाम आप लोग सुने, गांव में पहले लालटेन जलाई जाती थी। लालटेन लैंप नहीं बेटा, लालटेन की संरचना कुछ इस तरह से होती थी, ये इस तरह से नीचे पूरा बॉक्स बना हुआ करता था, ऊपर एक छोटा इसमें केरोसिन डालते थे और यहीं पे वो लगी होती थी पत्ती, और यही इसका लौ होता था। ये इस तरह से कुछ एक रफ डायग्राम है लालटेन का। ये लालटेन ये हाँ, लालटेन किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक सर, ये इंग्लिश का है लेकिन नहीं बेटा, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इंग्लिश का नहीं है। ठीक, आप समझेगा बाल्टी, हम लोग अलमीरा यूज करते हैं, अलमीरा यूज करते हैं ना, अलमीरा अलमारी किसे बोलते हैं, अलमीरा बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड लैंटर्न होता है, इसका बिगड़ा हुआ रूप लालटेन है। बेटा लालटेन ये पुर्तगाली भाषा का ही शब्द है, अंग्रेजी में भी यूज किया जाता है, समझ गए। ये मुख्य रूप से पुर्तगाल का शब्द है, समझे। यस सर। तो अब देखिए ये आए तो वहां से हैं, कहां से, विदेशों से। लेकिन मैंने बताया ना कि समय परिस्थिति के साथ, आप परिभाषा पढ़िए तो क्षेत्रीय प्रभाव से समय परिस्थिति के अनुसार ये हमारी हिंदी भाषा में अपना लिए गए। जैसे अगर देखिए कॉमन सेंस की बात समझिए, अगर किसी को अगर कोई बीमार हो जाता है, किसी को कोई चोट लग जाती है, तो हमारे मुंह से सीधे निकलता है कि इसको हॉस्पिटल लेके चलो, निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये जो विदेशी शब्द थे बेटा, ये हमारी हिंदी भाषा में अपना लिए गए और इन्हीं को विदेशी शब्द कहते हैं। आपकी किताब में कुछ प्रमुख विदेशी शब्दों की सूची दी गई है। अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन है, अरबी भाषा के शब्द कौन है, फारसी भाषा के शब्द कौन है, पुर्तगाली के कौन है, जापानी के कौन है। देखिए चाय शब्द दिया है, हम लोग डेली चाय पीते हैं ना, चाय, लीची, ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? ठीक, कोई दिक्कत? तो आप लोग आपकी किताब में दिया हुआ है, इसको याद करिएगा। इसमें 11 भाषाओं के शब्दों को दिया गया है। इसको पहले मिटा देते हैं तो फिर लिखते हैं ना। 11 भाषाओं के शब्दों को दिया गया है। परीक्षा में इसी से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। आपके जो भी परीक्षाएं होंगी यही से प्रश्न बनेगा। जब विदेशी भाषा की बात आएगी तो प्रश्न शब्द दे दिया जाएगा कि निम्न में शब्दों में से बताइए कि यह शब्द किस देश किस भाषा के शब्द हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया क्या, याद आना, रिमेंबर, याद किस भाषा का शब्द है। अब आप परेशान रहिए कि याद, फिर आप कह दें कि याद तो फारसी भाषा का शब्द है। याद किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। समझ गए? बोलिए। चलिए ठीक, अगला है संकर शब्द। बेटा बात नहीं, एकदम बात करोगे नहीं पढ़ाएंगे, एकदम कोई सुनवाई नहीं। संकर शब्द अगला है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? दो भाषाओं के मिलने से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं के मिलन से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं।
भाषाओं के मिलन से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ठीक, संकर शब्द कहते हैं। किसी को कोई डाउट बेटा? परिभाषा नोट करिए, परिभाषा नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, परिभाषा नोट करिए। हो गई? अच्छा, अब समझिए, परिभाषा अगर नोट हो गई तो समझिए कि संकर शब्द दो भाषा, देखिए चलिए एक भाषा हम ले लेते हैं सजावट, दूसरा ले लेते हैं कक्ष। अब इन दोनों भाषाओं को देखिए, कक्ष संस्कृत भाषा का शब्द है। सजावट हिंदी भाषा का, सजावट हिंदी भाषा का शब्द है। परिभाषा पढ़िए क्या लिखा है, परिभाषा पढ़िए, लिखा है कि दो भाषाओं के मेल से, एक भाषा ये दूसरी भाषा ये, इन दोनों भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनेगा, उसी को कहते हैं संकर शब्द। यहाँ नया शब्द हमारा क्या बन रहा है? यहाँ हमारा नया शब्द बन रहा है सजावट कक्ष। क्या बन रहा है? अब सजावट कक्ष बन गया। सजावट कक्ष कौन सा शब्द होगा? यहाँ से जाइए राजा बाबू की तरफ, ये देखिए संकर भाषा का शब्द। ठीक, किसी को किसी को कोई दिक्कत है? इसी तरह से होता है। ये बेटा बात नहीं, एक बार बोल दिया, एक बार बोल दिया समझ गए। दूसरा है योजना कमीशन, योजना और कमीशन, सन नहीं, कमीशन। कमीशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बोलिए योजना, योजना संस्कृत भाषा का, ये संस्कृत भाषा का है और हमारा बनेगा योजना कमीशन। देखिए दो भाषाओं का मिक्सचर है, एक भाषा संस्कृत, दूसरी भाषा अंग्रेजी, और ये हमारा शब्द कैसा होगा? ये हमारा होगा संकर शब्द। हमारा क्या होगा? संकर शब्द। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाथ हमको बता दीजिए। ठीक है, अगला है हमारा रचना। अभी देखिए हमारा उत्पत्ति के आधार पर जो हमने आपको बताया था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, ये सब पूरे हो गए। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। किसी कोई दिक्कत है क्या? किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर शब्दों की रचना कैसी होती है, शब्दों की संरचना कैसी होती है, तो नोट करिए कि रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, रचना के आधार पर, नोट करते चलिए, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। एकदम ध्यान से समझिएगा कि अभी तो उत्पत्ति थी कि शब्द उत्पन्न कैसे हुए, फिर कभी कभी हम शब्दों को बनाते भी हैं, रचना भी होती है। कैसे होती है? तो उसमें होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। समझिए तीन प्रकार के होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। पहला है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक और तीसरा किताब मत पढ़ो, किताब मत पढ़ो, जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो। किताब पढ़ना है तो कोई बात नहीं, किताब अकेले में पढ़िए, घर में पढ़िए, खाली समय में पढ़िए। यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, उसको समझने का पूरा प्रयास करिए, और समझने के बाद आप किताब पढ़िए,
आपको चीजें एकदम याद हो जाएंगी। ठीक है, किताब देखकर आप बोल ले रहे हैं, शायद उतने अच्छे से आप टेस्ट नहीं देते होंगे। नोट करिए, नोट करिए तो इसको। हो गया तो आगे बढ़े। अब शुरू करते हैं वरुण शब्द। शुरू करते हैं क्या? पहला हमारा है रूढ़ शब्द। पहला हमारा क्या होगा? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है समझिए। हम लोग अपने घरों में कभी कभी होता है, आमतौर पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जब सब्जी उब्जी आती है तो भिंडी आती है या लौकी आती है, यस तो लोग कहते हैं कि रूढ़ हो गया, इसको फेंक दो। ठीक, क्या? अगर भिंडी की सब्जी, भिंडी मान लीजिए मार्केट से आई या लौकी मार्केट से आई, तो लोग कहते हैं कि रूढ़ हो गया है, इसको फेंक दो। यस कहते हैं कि नहीं कहते? यस तो रूढ़ शब्द आपने सुना है। रूढ़, आप रूढ़, ये जो रूढ़ नामक शब्द है इसको आपने सुना। ठीक, अब हम बात करेंगे कि रूढ़ शब्द होते क्या है। चलिए ठीक है, नहीं आते तो समझिए। देखिए रूढ़ शब्द क्या है? हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके आप अर्थवान टुकड़े न कर सके, अर्थात ऐसे शब्द जिनको अगर आप अलग करिए तो उनका कोई अर्थ न निकले, अलग करने पे उनका अर्थ न निकले और जोड़ने पर कोई विशेष अर्थ दे, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? बोलो नहीं आई? हमने कहा कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको आप अलग करिए तो उनके अर्थ न निकले, जिनको टुकड़ों में बांट दीजिए उनका कोई अर्थ न निकले, लेकिन जोड़ दीजिए तो एक विशेष अर्थ देने लगे, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे देखो, एक शब्द हमारा है घर। घर को अलग करिए, घ और र। अब जरा आप हमको बताइए कि घ का कोई अर्थ है? र का अलग से कोई अर्थ, र का अलग से कोई अर्थ है? लेकिन जब इन्हीं दोनों वर्णों को आप मिलाए तो जो हमारा शब्द घर बना है, ये विशेष अर्थ है। घर आप सबको नहीं कह सकते। बोलिए। तो अब चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आई? चलिए इसकी परिभाषा 7th पीरियड में लिखाएंगे। 10 मिनट का ब्रेक है, आप लोग पानी वानी पी लीजिए। 9:30 बजे से आपकी मैथ की कक्षा लगेगी। मैथ की कक्षा पढ़िए। हमारी जो क्लास होगी जो 12:30 बजे वाली, 12:30 से, इसमें हम इसके बारे में पूरा पढ़ाएंगे। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया कि नहीं? थैंक यू।